गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम छोटी क्लास में थे तो हमारे साथ में जो हमारे कोर्स में जो है वो एक बुक चला करती थी, सप्लीमेंट्री रीडर। सहायक वाचन कहते हैं हिंदी में इसको, सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें कुछ अच्छी अच्छी कहानियां रहा करती थी। उनके अच्छे कुछ जो है वो यानी उन कहानियों से क्या सीखा, ऐसे क्वेश्चन उसके रहा करते थे। और सप्लीमेंट्री रीडर हम लोगों की सबकी एक फेवरेट बुक में से एक हुआ करती थी, क्योंकि उसे पढ़ने में ज़्यादा दिमाग लगता नहीं था और पढ़ने के बाद कहानी पढ़ने में मज़ा आया करता था। और फिर उसके बाद कहानी के कुछ कंक्लूजन की, भाई क्या ऐसा हुआ, क्या करना चाहिए, क्या निर्णय सही था, वो तमाम तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आया करते थे। फिर जब जब कई स्कूल्स में इसको जो है नैतिक शिक्षा के नाम से अलग से कुरिकुलम में डाला गया है। इवन कई कॉलेजेस के अंदर जो है वो नैतिक शिक्षा को, मोरल एजुकेशन को जो है उसका सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। पर क्या आपको मालूम है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल आचार्य विनोबा भावे, आप सबने नाम सुना होगा उनका, फेमस पर्सनालिटी है, भारत रत्न है। और कहते हैं कि आचार्य विनोबा भावे को हम मानते हैं कि भारत का शिक्षक कहते हैं उसे, यानी कहते हैं हम कि इंडिया के ग्रेटेस्ट टीचर में से एक थे वो। मतलब हम कहते हैं कि भारत के सबसे बड़े शिक्षक जो है वो आचार्य विनोबा भावे कहे जाते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ जो है वो ना, जिसको हम ट्रूली टीचर कह सकते हैं, वो आचार्य विनोबा भावे थे। उनको गांधी जी का जो है वो सक्सेसर भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि बिल्कुल वो गांधी जी के समान ही थे, और लोग जो उनसे मिलते थे उनमें महात्मा गांधी की झलक उनको मिला करती थी। मतलब वो गांधी जी के वंशज कहलाए एक प्रकार से, भले ही जेनेटिकली ना हो, परंतु उन्होंने उन्हीं की शिक्षा को आगे जो है वो आगे बढ़ाया उसको उन्होंने। और यदि इतिहास में देखें तो आचार्य विनोबा भावे को हम जो है भूदान आंदोलन के जरिए जानते हैं, बड़ा पॉपुलर हुआ एक ज़माने में। और वो समझ लीजिए कि जब अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर निकाला गया, देश को आज़ादी दिलाई गई, तब कई सारे लोग जो बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े समझदार थे, वेल टू डू फैमिली के लोग थे, वो लोग भी सड़कों पर आकर संघर्ष किए हैं। मतलब ये है कि यदि आप गौर करें तो आज़ादी के आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी आए ना, जितने भी लोग आए, वो सब पढ़े लिखे लोग थे। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, चाहे आप महात्मा गांधी की बात कर लें, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, मोतीलाल नेहरू की बात कर लें, आप यानी कई सारे लोगों की आप बात करेंगे, आप एक दो नहीं है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग थे ये। इवन इनमें से कई सिविल सर्विसेज उस जमाने में, यानी कहते हैं कि एक जमाना ऐसा था कि इंडिया में सिविल सर्विसेज में आप यदि निकल गए, आईसीएस बन गए, जो अंग्रेज हुआ करते थे पहले, फिर इंडियन भी होने लगे उसके अंदर, तो आईसीएस का जलवा, जो जो तामझाम था आईसीएस का, वो किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। वो यानी किसी स्टेट के राजा बन जाओ या इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर आप जो है वो आईएएस अफसर, मतलब आईसीएस बोलते थे उस जमाने में, वो बन जाइए, उतना जलवा था। मतलब ये हालत थी कि जो अफसर इंडिया में पोस्टेड रहा करता था, जब उस अफसर को वापस इंग्लैंड जाना पड़ता था तो इंग्लैंड में उसको पोस्टिंग नहीं मिलती थी। इंग्लैंड में बोलते थे भैया दूसरा काम करो अभी तुम, क्यों? क्योंकि तुम इंडिया से आए हो और इंडिया में तुमने जो मजे किए हैं ना, वो मजे इंग्लैंड की पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मतलब इतना ठाठ के साथ में, रोब के साथ तुम इंडिया में रहे होगे, और इंग्लैंड की पब्लिक जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो उन लोगों को पोस्टिंग नहीं मिलती थी वहां पर। कहते हैं एक जमाने में कि ट्रेन, मान लो कोई आप आईसीएस अफसर हैं और आपको सफर करना है, तो ट्रेन मान लो निकलने का टाइम हो गया, उस जमाने में ट्रेन चला करती थी, अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया था, तो ट्रेन आपके लिए रुकेगी जब तक आप वहां ना पहुंच जाए। जब आप पहुंचेंगे आप बोलेंगे हाँ भाई आप चला लो उसको, तब चलेगी ट्रेन। के ये जलवा था। मतलब बाकी सब छोड़ दो, आपके मतलब उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चला करता था। दरवाजे के बाहर लोग बैठा होते थे, राजा महाराजा मिलने आते थे, भैया कि ऐसा है कि हमारे यहाँ पे मत करो, जरा छेड़छाड़ यार ना, छोड़ दो उसको के, ऐसे मतलब कि वो ये ये डेकोरम उन्होंने मेंटेन कर रखा था, ये पावर था उनका। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि आचार्य विनोबा भावे जो है उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने बहुत कुछ लोगों को जन जागृत करने में रोल प्ले किया। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद वो उनको किसी सम्मान समारोह में, किसी कॉलेज में, कोई कॉलेज नया नया बना होगा, उस कॉलेज में कोई कई सारे कोर्सेज शुरू होंगे। महाराष्ट्र की बात है, इनका जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ था विनोबा भावे जी का। यहाँ पे महाराष्ट्र में लोग इनको काफ़ी मानते हैं, तो पूरा देश इनको मानता है, महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा प्रभाव है इनका। तो इनको बुलाया गया
कि भाई आपको कॉलेज का इनॉग्रेशन करना है आपको, और आपको जो है स्पीच, वेलकम स्पीच देनी है। तो वो जब पहुंचे वहां पे तो उन्होंने वहां के जो जो ट्रस्टी थे, जो वहां के कॉलेज के डीन थे, उन लोगों से उन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ मेरे को कि तुम्हारे कॉलेज में कौन कौन से कोर्स चलते हैं। तो उन्होंने बताया भाई हमारे यहाँ मैथ्स भी है, हमारे यहाँ जो है वो आर्ट्स भी है, हमारे यहाँ ये साइंस है, वो साइंस है, होम साइंस है, ठीक है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये है। तो हमारे कॉलेज में सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे नैतिक शिक्षा कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अब सब लोग सक पका गए कि भाई ये कहाँ से आ गया अचानक से, ये कौन सा ग्रेजुएशन इसमें होने लगा। उन्होंने कहा नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन जो है वो आपके सिलेबस में क्यों नहीं है और उसको आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अब इतना बड़ा आदमी, ये इतना डेकोरम वाले व्यक्ति थे वो, तो उन्होंने एकदम से कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई इसका क्या, इसका कोई सा प्रोविजन नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि इसको पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है एक पैटर्न में काम करता है, तो उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हम। तो उन्होंने कहा तुम क्या, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ ज्ञान देकर, सिर्फ ऐसा ज्ञान देकर जिससे रोजगार लग जाए, सिर्फ ऐसा ज्ञान देकर जिससे नौकरी मिल जाए, सिर्फ ऐसा ज्ञान देकर जिससे कि हम साइंस को समझ जाएं, क्या हम बेहतर नागरिक बना पा रहे हैं? क्या हम बेहतर सिटीजन क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं कि सारे ज्ञान के बाद फाइनली हम जब उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों से डील करते हैं, लोगों की भावनाओं से डील करते हैं, हम जो है देश के लिए, आम नागरिकों के लिए काम करते हैं। तो यदि हमारे संस्कार ऊंचे होंगे, हमारे मोरल इथिक्स ऊंचे होंगे, मोरल वैल्यूज होंगी हम में, तो हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है? सारे लोग सिर हिलाए कि हाँ ऐसा लगता है। तो लिख के दीजिए कागज पे, चलिए हम इसको जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे इस बारे में, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे इस बारे में। हम लिख कर दिया लोगों ने। उन्होंने, विनोबा भावे जी ने फिर प्राइम मिनिस्टर से बात की। उन्होंने बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि शिक्षा बेहतर से बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें पूरी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर हमने जो देखा है, जो हमने ब्रिटिशर से देखा है कि वो लोग यहां आते थे, लोगों को परेशान किया करते थे, शोषण किया करते थे। तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने नागरिकों को जो है उस माइंडसेट से बाहर निकालना होगा? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो है व्यक्ति को जो है वो ऐसी शिक्षा उसके अंदर एक इनकलकेट करें, ऐसा हम उसको सिखाएं कि वो लोगों से बेहतर प्रकार से पेश आ सके। प्राइम मिनिस्टर भी बोले यस यू आर राइट, आप सही कहते हैं, नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाए, क्लास फर्स्ट से लेकर जो है वो कॉलेज तक शामिल किया जाए, अलग अलग प्रकार से। तो सप्लीमेंट्री रीडर में डाला गया, यहां डाला गया, वहां डाला गया, हिंदी इंग्लिश के चैप्टर लिखे गए, उनमें भी मोरल एजुकेशन वाली कहानियों को डाला गया उसके अंदर। मतलब नैतिक शिक्षा को ऐसा ब्लेंडिंग कर दिया गया उसका कि जब आप हिंदी की बुक पढ़ रहे होते, इंग्लिश के आप बुक पढ़ रहे होते, तो उन कहानियों को भी ऐसे चुना गया जिससे कुछ सीखने मिले आपको। शिक्षा सिखाने के लिए होती है बहुत कुछ, केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती है। तो ऐसे हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो नैतिक शिक्षा को डाला गया। वो विनोबा भावे जी बोलते थे कि यदि केवल तुम धन कमाना सीखोगे तो तुम धन पिशाच बन जाओगे। धन पिशाच का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको केवल धन कमाने की चाह है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग कुचले जाते हैं, कितने लोगों का बुरा होता है, कितने लोगों का शोषण होता है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे इस बात से मतलब है सिर्फ कि मेरी तिजोरी में कितना पैसा है और मैं उस पैसे का कितना इस्तेमाल कर पा रहा हूं, कितने मजे में रह पा रहा हूं, ये वो देखता है। वो अपने पैरों तले दबते कुचलते लोगों को देखता नहीं, वो केवल धन कमाने की ओर उसका फोकस रहता है। क्या हमें ऐसे बिजनेसमैन चाहिए? नहीं। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा आदर्श कौन है, तो मैं बोलूंगा मेरा आदर्श जो है वो है, आप बोलेंगे कि सब आपके पड़ोस में तो आज अंबानी जी रहते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, काफी रिवॉल्यूशन किया उन्होंने। जियो इज ए इंटरनेट रिवॉल्यूशन के मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं उनका। लेकिन मुझसे यदि पूछेंगे पर्सनली कि किसको आप आदर्श के तौर पर देखते हैं, तो मैं आदर्श के तौर पर देखता हूं टाटा को, पूरे टाटा ग्रुप को। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से लेकर टाटा ने जितना काम है, टाटा की जो मोस्ट ऑफ दी जो अर्निंग है टाटा का वो सब चैरिटी में जाता है। आपको पता होना चाहिए कि टाटा इज ए ट्रस्ट, इट्स नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स ए ट्रस्ट। तो ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट में बहुत सारा पैसा ट्रस्ट के अंदर जाता है और वो ट्रस्ट से वो हॉस्पिटल चलाते हैं, कैंसर के हॉस्पिटल। अभी वो उनका प्रपोजल है कि वो हर जो है राज्य की राजधानी में एक बड़ा सा कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, फिर हर जिले तक पहुंचेंगे। ये उन्होंने अभी हाल ही की प्लान उन्होंने तय किया है।
टाटा ने जो है वो इतना चाहे देश में एयरलाइंस की शुरुआत हो टाटा ने किया, चाहे सबसे पहला 5 स्टार होटल जो जो टाटा जो अपना ताज है उसकी शुरुआत की जाए टाटा ने किया। टाटा ने हर काम नया किया उन्होंने, और उन्होंने उस जिस काम को भी किया उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को रखा उन्होंने, ताकि उस प्रॉफिट का इस्तेमाल वो बहुत सारे दूसरे काम में कर सके। बहुत सारा चैरिटी करते हैं वो लोग, बहुत चैरिटी करते हैं। जाने कितने कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पर, बहुत कुछ नहीं, समझ लीजिए आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रस्टीशिप की धारणा गांधी जी ने बताया था कि ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि आप जो है जो भी अर्न करते हैं वो आपका नहीं है, आप केवल संरक्षक हैं उसके, वो आम लोगों के लिए। हम भी बायोमेंटर्स में यही सोचते हैं कि जो भी बायोमेंटर्स का है वो सब बच्चों का है, और इसलिए बच्चों के लिए ही फैसिलिटी को तैयार करना चाहिए, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे कमांड सेंटर हो, चाहे कुछ भी हो, वो ऐसा होना चाहिए देश में जो है वो छोटा परिवर्तन ही हो पर परिवर्तन हो। याद रखिए, जब आपकी भावनाएं शुद्ध होती है, प्योर होती है, आपके इंटेंशन नेक होते हैं ना, तो ऊपर वाला आपके साथ मेहनत करता है, वो भी आपको सपोर्ट करता है। तो नैतिक शिक्षा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लोग आप सोच रहे होगे अचानक से ये बीच में बात कैसे आ गई, सर आप मॉर्निंग में ये बात क्यों कर रहे हैं आज हमको, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला कि सर आप लेक्चर के दौरान बहुत कुछ नया सिखाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? यदि आप सिर्फ कंटेंट पर फोकस करेंगे तो आपके 10-20 लेक्चर कम हो जाएंगे, पर मैं आपके दिमाग को ट्रेन करने के अलावा यदि आपकी आत्मा को ट्रेन नहीं करूंगा ना, तो आप डॉक्टर तो बन जाएंगे, उतना पढ़ के जो मैंने पढ़ाया डॉक्टर तो आप बन जाएंगे, पर अच्छे डॉक्टर नेक डॉक्टर बनने में दिक्कत आएगी, ठीक है? यानी जब तक हमारी सोल हमारे ब्रेन से सॉकेट में कनेक्ट नहीं आती ना, तब तक हम जो है बहुत बढ़िया जिंदगी में नहीं कर सकते। और बढ़िया करने का मतलब अमीर बनना नहीं है, बढ़िया करने का मतलब है इम्पैक्ट को छोड़ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।